ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे चुनावी साल कौन कितना तैयार। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी अपने विपक्षी दलों से तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। राज्य के चुनावी दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में रणनीति तैयार की गई कि उत्तराखंड बीजेपी केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा और उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जिला और बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, भाजपा ने कमजोर सीटें जीतने के लिए कई केंद्रीय नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की है। इसके साथ ही उत्तराखंड बीजेपी विशेष रूप से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए विशेष तौर पर बुलाने जा रही है, जिससे भाजपा अपने 60 पार के लक्ष्य को हासिल कर सके। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेर रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी कुछ घोषणाओं के साथ राज्य सरकार की घेराबंदी कर रही है। कुल मिलाकर चुनावी साल में कौन कितना तैयार है, आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के इलेक्शन के लिए सभी दलों ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। वहीं बैठक में आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में उत्तराखंड चुनाव को जीतने को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत उत्तराखंड बीजेपी की ओर से नवंबर माह में कई केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही जिला और बूथ लेवल तक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर भी चर्चा की गई है। वरिष्ठ नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी का मार्गदर्शन मिला है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए एक ऊर्जा का कारण बनेगा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक जोश और उमंग भरेगा उन सबके अंदर। और हम जो काम कर रहे हैं और हमारे समेत सभी राज्यों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां सभी जगह प्रवास हुआ है, आज सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर प्रस्तुति दी है। उसमें सभी की जो जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण आया है, तो सभी को बहुत ज्यादा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है और हम सब लोग और तेज गति से अपने संगठन को बिल्कुल बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक लेकर जाएंगे। सरकार भी जो है हमारी संगठन के साथ मिलकर एक समन्वय करते हुए हम पूरी कार्य योजना पर काम करेंगे। हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अन्य मंत्रीगणों के पब्लिक कार्यक्रम बनने की संभावना भी हम लोगों ने व्यक्त की है, हमने मांग की है। साथ साथ चुनाव की दृष्टि से जो हम लोगों ने एक बड़ा संकल्प और पूरी ताकत के साथ नीचे तक के संगठन के साथ खड़े होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संगठन के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। अगले आने वाले दिसंबर के महीने तक लगभग 252 बड़ी बैठकें मंडलों की चुनाव की दृष्टि से, 14 जिलों की चुनाव की दृष्टि से ये भी हम संपन्न करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज एक बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा हुई है चुनाव की दृष्टि से। एक ओर जहां भाजपा चुनाव को भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकायुक्त जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वो हर 15 दिनों में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार को घेरेगी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पर राज्य की जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो कुंभ में हुआ हो, चाहे
एनएच में हुआ हो, चाहे कर्मकार बोर्ड में हुआ हो, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो भ्रष्टाचार भी हमारे निगाह में एक बड़ा भारी मुद्दा है। हम और इन्होंने हमारे कांग्रेस के समय में जो हमने लोकायुक्त का गठन कर दिया था, लोकायुक्त का गठन कर दिया था, उसको गवर्नर के वहाँ रुकवाया है, वो भी एक मुद्दा है। ये भाजपा शासन, राज्य और केंद्र सरकार इस बात की दोषी है कि इन्होंने राज्य को मिल गया लोकायुक्त को मिलने नहीं दिया है, उसको अस्तित्व में नहीं आने दिया है, बल्कि उसको पेट मुहैया बना दिया है। गवर्नर के पेट में ही जो है हमारा लोकायुक्त जो है वही। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के नाम पे एक बड़ा चेहरा हो, लेकिन इस बड़े चेहरे का उत्तराखंड करेगा क्या? क्योंकि जब ये उत्तराखंड आते हैं, उनके नाम पर यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह वो फेल हो चुके हैं इस टर्म में। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को चुनाव में कहीं पर भी नहीं है। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है या आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो उत्तराखंड की आम जनता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है कि 21 साल से ठगे गए इस उत्तराखंड को बदलने में, उत्तराखंड के नवनिर्माण में आम आदमी पार्टी की निर्णायक भूमिका निभाई। कुल मिलाकर उत्तराखंड की चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी दल अपनी ओर से तैयारियों में लगे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी इन सभी दलों से आगे है, जिसका कहीं ना कहीं पार्टी को चुनाव में लाभ मिलेगा। देखना होगा कि भाजपा की रणनीति क्या उन्हें जीत का स्वाद चखा पाती है। क्या विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे जनता के दिल में जगह बना पाते हैं? क्या भाजपा अपने 60+ के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब के इंतजार में हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि बीजेपी अपने विपक्षी दलों से तैयारियों के लिहाज में काफी आगे निकल गई है। राज्य के चुनावी दंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में रणनीति तैयार की गई कि उत्तराखंड बीजेपी केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगी, उसका प्रचार प्रसार करेगी। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी आजकल जो सारे मुद्दे हैं उत्तराखंड के वो एक एक करके उठा रही है और कहीं ना कहीं सड़कों पर भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में भी कई चुनावी मुद्दे हैं जिनकी घोषणाएं की गई हैं और उनके लिहाज से ही चुनाव आगे लड़े जाएंगे। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं कि चुनावी साल है, कौन सी पार्टी कितना तैयार है, हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मधु भट्ट जी जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, अनिल भास्कर जी कांग्रेस से प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं, उमा सिसोदिया जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी है और पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मधु जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी क्योंकि चुनावी साल में सबसे ज्यादा तैयारियां भाजपा कर रही है ऐसा माना जा रहा है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना है और मैं चाहूंगी कि 30 सेकंड में सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी इस मुद्दे को लेकर राय रखें। पहले तो मैं, क्योंकि अब राज्य स्थापना ये पूर्व संध्या है, उसमें मैं आप सबको बधाई देती हूँ। और हमारा क्योंकि देखिए भारतीय जनता की का अपना एक जो जनता की सेवा जो ये पार्टी बनी है और जो एक विचारधारा है, राष्ट्र सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र फर्स्ट है, उसके बाद अन्य बातें हैं, तो उसी के तहत हमारे पार्टी का काम करने की देखिए तो चुनावी जो समय आया चुनाव की दृष्टि से नहीं वरन हम लोग हर समय जन के बीच में बने रहते हैं और हमारे पार्टी के जो कार्य समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय की निश्चित रूप से एक पार्टी का एक एजेंडा होता है, उसका हम आने वाले समय में हम किन विभिन्न जो मुद्दे हैं कर जनता के बीच में जाते हैं और उनका समस्याओं का जो मधु जी इस पर हम विस्तार से अभी आगे चर्चा करेंगे। जी अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी बहुत कम शब्दों में सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि कितनी तैयारी हो गई है चुनाव की। कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है जी। और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो हमारे मुद्दे नहीं हैं जी, वो जनता के मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे हैं। और जिस प्रकार से जनता को पिछले समय में लूटा गया है पिछले 7 सालों के अंदर और प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में, वो सबका हिसाब किताब जनता करने के लिए तैयार है।
हम जनता के मुद्दे उठा करके जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, और निश्चित रूप से जनता इसमें सहमत है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। और इसमें इस साथ साथ एक ये भी है कि वो जिस प्रकार से झूठ बोलने का जो रिकॉर्ड बने हैं और जिस प्रकार से लॉलीपॉप देने का काम किया गया है, उस प्रकार से ये जो सरकारें हैं, दोनों केंद्र और राज्य सरकारें हैं, ये कपिल शर्मा कॉमेडी शो की तरह हो गई है। तो इनको बाहर करने का काम अब जनता करने जा रही है और उसमें हम लोग बिल्कुल तैयार हैं हर तरह से। प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सभी नेता मुस्तैद हैं। जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो अपना मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और वो उससे बाकायदा मॉनिटरिंग भी तरीके से कर रहे हैं। उसमें वो आयोजन भी कर रहे हैं कार्यक्रमों के, जनता के बीच आकर के अपनी बात भी कह रहे हैं, जनता हमारा समर्थन भी कर रही है। ठीक है अनिल जी। उमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा जी, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कितनी तैयारी है चुनाव की? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है, बल्कि अगर मैं कहूं कि सबसे पहले अगर किसी ने तैयारी शुरू की तो आम आदमी पार्टी ने की। 2022 का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी के लिए पहला विधानसभा चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस के इस चुनाव के लिए तैयार है। और हमने ही सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जो कैंडिडेट कोठियार जी हैं उनका नाम घोषित किया, उसके बाद ही, बल्कि कांग्रेस तो आज तक भी अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं कर पाई है, और बीजेपी भी बहुत दबी जुबान में धामी जी का नाम प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ऑफिशियली घोषणा धामी जी के नाम की नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने पहले चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। और रही बात कि चुनावी तैयारियों की, तो ऑब्वियसली देखिए हमारा पहला चुनाव है, तो हम लोग पूरा जो ध्यान है इस समय संगठन की गतिविधियों पर है कि हम अपने आप को संगठन के रूप में मजबूत करें, बूथ लेवल पर भी हमारी कमेटियां हो, और जो चेहरे हैं जिनको चुनाव लड़ना है, धीरे धीरे वो चेहरे भी अब निकलकर सामने आने लगे हैं। तो 2022 आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है और खतरे की घंटी है ये उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के लिए। जी थपलियाल जी, चुनाव की तैयारियों की अगर हम बात करें तो इन तैयारियों को लेकर क्या कहना है? देखिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और इसीलिए हम जो कल 9 तारीख है स्थापना दिवस, हम गैरसैंण में मनाएंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मकर जाल में फंसी हुई जनता को हम निकालने का, समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों को माफियों के हाथ में लुटा के जो एक लूट मचा रखी है, दोनों दलों ने, एक सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, और बारी बारी से 21 सालों में इन्होंने इस राज्य को लूटा है, इसके संसाधनों को लूटा है। और स्वयं में आप देखिए कि इनके नेता आज बेशुमार दौलत के मालिक बन चुके हैं। ऐसे लोगों से हम लोहा लेने के लिए तैयार हैं। जनता आज चाह रही है कि तीसरा विकल्प उत्तराखंड में तैयार हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार यहां पे शासन कर रही है उसमें आधा कांग्रेसी लोग मंत्रिमंडल में हैं और आधा भाजपाई लोग। तो इनकी विचारधाराएं खत्म हो चुकी हैं। बिना विचार के आधार से इन्होंने राजनीति को एक व्यवसाय बना दिया है, एक कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के संसाधनों को बेहिचक लूट रहे हैं। इसलिए इन लोगों पे अगर हमको लगाम लगानी पड़ेगी। तपलियाल जी, इस पर हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करते हैं और जानेंगे कि किस तरीके से कौन क्या कर रहा है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, चुनावी साल है चूंकि, और कितना कौन तैयार है, किस तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं, किस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग हैं हम, उत्तराखंड
उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं चुनावी साल कौन कितना तैयार। जी हां, 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी राजनीतिक पार्टियां ये दावा भी कर रही हैं कि 2022 का चुनाव वही फतेह करने वाले हैं। हम इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मधु जी, आपसे मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो बैठक हुई है, इस बैठक में कहा गया है कि जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं वो घर घर तक, जनता तक पहुंचाए जाएंगे। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता तक पहुंचाने? देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी मधु जी। हेलो मधु जी, हमारी सरकार लगातार जनता के लिए रही है और विभिन्न जितनी भी हमारी योजना के कारण कुछ अगर कहीं योजनाओं को पहुंचने में कमी रह गई या देरी हो गई तो उनको पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल जल्दी से जल्दी वो योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। और साथ में क्योंकि देखा होगा हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य था, पूरे सब वैक्सीनेशन पूरे उत्तराखंड में लगभग पूरा हो चुका। डोज जो है वो सबको लग चुकी है, बल्कि यहाँ तक कि डोज भी कहीं कहीं छूट गया है, लेकिन पूरा हो चुका है। प्रथम श्रेणी में ये है। ठीक है मधु जी, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि आपने कोई काम किया ही नहीं है, तो आप जनता तक पहुंचाएंगे क्या? देखिए, विपक्ष तो मुद्दाहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनका आपस का अगर आप देखेंगे तो रात दिन के आपस हुए हैं। इनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये हम जनता ने स्वयं देखा है कि जब इतना कोरोना काल आया तो इनके कोई भी नेता, कांग्रेस हो, आपका हो, यूकेडी हो, कोई भी हो, कहीं कोई नहीं आया। और साथ में केवल भाजपा के जो कार्यकर्ता है वही जनता के बीच में लगातार संपर्क बनाए रखे, के बीच में रहे। और हमने जनता को बिल्कुल से, चाहे वो राशन, फ्री राशन हो, चाहे आपकी हर प्रकार से वैक्सीन हो, वैक्सीन तो हमने किया ही है। साथ में हमने हमारी जो मधु जी, रोजगार पर बात होगी क्या? भू कानून पर बात होगी क्या? देवस्थानम बोर्ड पर बात होगी क्या? बात हो रही है जी, हर मुद्दे पर जनता होगी। मधु जी, मैं वही जानना चाहती हूँ, कब होगी इस मुद्दे, इन मुद्दों पर बात कब होगी? पूरा किया गया है। जनता के जो भी मुद्दे रहे हमने उनको बिल्कुल पूरा किया है। कहीं कोई अगर कमी रह गई है, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको पूरा किया जाएगा। समय समय पर अपनी जो भी मांग रखती है हम उसको पूरा कर, और अगर कहीं कोई कमी रह जाती है उसको भी पूरा किया जाएगा। हम जनता ही बने हैं और जनता ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है। साथ ही कुछ बातें सामने आई कि जनप्रतिनिधि कांग्रेस आ गए, बीजेपी के आ गए। मैं उनको बताना चाहती हूँ, देखिए, जनता चुनती है। कोई भी नेता हो वो जनता चुनती है, वो अपना सेवक जनता ही चुनती है, जनता ही वोट देती है और उसको काम करने का देती है। जनता ने पिछली बार भी हमारे भी भाजपा को पूरा प्रचंड बहुमत दिए और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं और जनता इसको देखते हुए पूर्ण बहुमत देगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पर 60 पार का पूरा ये आंकड़ा पार होने जा रहा है। ठीक है अनिल जी, सही कह रही है मधु भट्ट जी, बहुत काम किया है भाजपा ने इन 5 सालों में, और आप तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं किया। उनके पास तो मुद्दे गिनवाने के लिए तमाम मुद्दे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो 60 पार का मुद्दा है, 60 पार की बात करते हैं, ये जनता जब उनको वोट देगी और खुद भी कह रहे हैं कि जनता वोट देगी, तो कैसे इस बात को ये बिल्कुल फाइनल होकर के बोलते हैं कि हम 60 पार के पार जाएंगे, यानी उसमें जनता का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे संविधान में जीतना शब्द का
मैं बोल देता हूँ। जन ही चुनती है, जनता ही जी। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं आपने थोड़ा सा उसको उल्टा बोला था। तो मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि जो संविधान में हमारे यहाँ चुनावी प्रक्रिया में जीतना शब्द नहीं लिखा हुआ है, चुनना शब्द लिखा हुआ है। तो जीतने की जब बात करते हैं तो उसमें अहंकार होता है और बीजेपी के शब्दों में अहंकार नजर आता है। और ये जो अहंकार वाली बात है, इसी अहंकार के कारण देश का जो बेड़ा गर्क इस सरकार ने किया है, इस प्रदेश का बेड़ा गर्क इस सरकार ने किया है। और जो पुराने मुद्दे, जो पुराने काम चल रहे थे, जो सकारात्मक काम चल रहे थे, उनको डिरेल करने का काम इस सरकार ने किया है। जो चुनने का काम होता है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है, और लेकिन किसी भी तरह से बीजेपी इसका प्रयास कर रही है कि यहाँ पर इसने प्यारे राज्य में, इतने सौहार्दपूर्ण राज्य में जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसमें भी किसी ना किसी तरह से जहर घोलने का काम किया जाए और उसके बाद हम किसी प्रकार से जीत पाए। एक भी काम ये बताने के लिए तैयार नहीं होते कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको कि जनता हमें स्वीकार करेगी और वोट देगी। अभी मैडम ने कहा कि हमने जनता को फ्री राशन दिया, हमने इन्होंने कहा कि घर घर राशन पहुंचाया। अरे मैडम, आपने घर घर राशन पहुंचाया, सरकार ने घर घर राशन पहुंचाया, उससे डबल ट्रिपल आपने जेब काट के लोगों का जेब काटने का काम किया, उनके पेट की रोटी छीनने का काम किया है। तो आप अगर ये बात बोलते हैं कि आपने घर घर राशन पहुंचा करके एहसान किया है, उससे कई गुना आपने जनता से वसूल कर लिया है। चलिए ठीक है अनिल जी, भाजपा पे तो बहुत आरोप लगा लिया आपने। अब जरा मुझे ये बताइए कि आज आप जो मुद्दे बहुत तेजी के साथ उठा रहे हैं, अभी मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कांग्रेस धरना दे रही है, मौन व्रत रख रही है, तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन 4 साल तक कांग्रेस नजर नहीं आ रही थी सड़कों पर। तो हम इसे मान लें कि चुनाव नजदीक आ गए इसलिए आप सड़कों पर हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आप पिछले 4 साल का सारा डाटा उठा के देखिए, अगर कांग्रेस समय पर नहीं, हर मुद्दे पे अगर सामने अनिल जी आप मुझे डाटा बता दीजिए जरा, आप मुझे तारीखें बता दीजिए कि कब कब बहुत मजबूती के साथ मुद्दे उठाए गए हैं, जिन मजबूती के साथ मुद्दे अब उठाए जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अब कांग्रेस विपक्ष के मुख्य जो विपक्ष कहा जाता है जिस भूमिका में अब नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था ये। आप मुझे तारीखें गिनवा दीजिए। नहीं, मैं तारीख तो इस समय लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप कोई कार्यक्रम करेंगे तो तारीख लेके भी बैठ जाऊंगा। लेकिन ये बात में एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए मैडम। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि इस बात के लिए कि आप इस बात के लिए हमें मान रही हैं कि आज हम विपक्ष की मुद्रा में सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, विपक्ष लोकतंत्र में जनता होती है, हम विकल्प होते हैं, हम विकल्प के रूप में जनता के सामने हैं, विपक्ष जनता है। इस बार आपके पास एक और विकल्प है, जनता के पास आज इस बार एक और विकल्प है, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी आपसे पहले से बहुत तेजी से मुद्दे उठा रही है। मैं तो ये भी कह रही हूँ कि कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन वो काम आम आदमी पार्टी ने किया इस बार। नहीं, जो काम आम आदमी पार्टी ने किया उस पर तो अभी सवाल हो रहे हैं। मैंने अभी कल परसों भी इसी डिबेट में कहा था कि वो बताएं ना। अभी आज मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, तो बताएं दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री और यहाँ पर 300 का वादा क्यों है? यहाँ पर दिल्ली में क्यों नहीं 300 दे रहे हैं? तो अगर वो झूठ बोल करके यहाँ विपक्ष बनना चाहती है, विकल्प बनना चाहती है, तो मैं समझता हूँ इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी कई बार दे चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि उमा सिसोदिया जी जरा इस बात का जवाब दें। उमा जी, ये कहना कि हमने वहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री दी है और यहाँ पर 300 क्यों दे रहे हैं, तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हरीश रावत जी ने कहा है कि जब हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जबकि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर आप आधी यूनिट बिजली भी फ्री नहीं दे रहे हैं। तो इतना बड़ा झूठ क्यों? हमने कम से कम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दी है और देकर दिखाई है, और लगातार पिछले 6 साल से वहां पर बिजली फ्री हम लोग दे रहे हैं। हमें लगता है कि उत्तराखंड में, क्योंकि ये पावर प्रदेश है, ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ पर हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन कहती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री निकालना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा हम जब सत्ता में आएंगे, इसलिए हमने 300 बोला। आप ये बताइए ना, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने क्यों बोला कि 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे? आप अपनी कैलकुलेशन बता दीजिए। जब किसी भी दूसरे कांग्रेस शासित राज्य में आपने 1 यूनिट बिजली भी आज तक फ्री नहीं दी है, लेकिन आप भी फ्री की राजनीति कर रहे हैं और आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप बिल्कुल नहीं दे सकते बिजली फ्री, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगर आपको मालूम कैसे दी जाएगी तो आप अपने दूसरे राज्यों को भी दे सकते हैं। अनिल जी, मैडम जितनी इनकम दिल्ली सरकार के पास है उसमें आप 300 यूनिट बिजली आराम से दे सकती है, कैलकुलेशन आपके पास भी है। और कहना हरीश रावत जी का कि ना नोमन तेल होगा ना राधना अच्छेगी, इसलिए आप 300 नहीं 500 ही बोल सकते हैं। यहाँ पर रावत जी ने जो बोला है उसमें सीधे 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात नहीं कही है।
उसमें पहले 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, उसको फिर बाद में बढ़ा करके उनको उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिसको फिर बाद में लागू करके उसको फिर 200 यूनिट किया जाएगा। तो उन्होंने उतनी बात बोली है जितनी हो सकती है। अगर आप आज की तारीख में दिल्ली के खर्चे दिखेंगी तो वहां पर आप 200 नहीं, आप 500 यूनिट बिजली भी फ्री दे सकते हैं, जितनी दिल्ली सरकार की इनकम है, कमाई है। उसके हिसाब से उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड की जो सरकार आएगी, जो भी रहेगी, उसके ऊपर जो खर्चे हैं, जो यहाँ से इनकम है, वो सब जितना अगर आप उसको कैलकुलेशन कर रही हैं तो निश्चित रूप से हर आदमी के समझ में आ जाएगा कि आप लोग जो बातें बोल रहे हैं वो हवा में बोल रहे हैं। यहाँ पे सारे खर्चे हैं, यहाँ पर अच्छे खासे जो विभाग हैं उनकी सारी देनदारियां होती हैं, जबकि दिल्ली में वो नहीं है, वो सब केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। तो आप बहुत सारी अगर आप ठीक है, अगर आप उन्हें कैलकुलेशन की है तो उन सब कैलकुलेशन को दिल्ली के साथ में रख करके आप जनता के बीच में रखिए, तब समझ में आएगा कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी बात को हवा में बोल रहे हैं। कांग्रेस के अपने भाई से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि चलिए आपका कहना है कि हमारी कैलकुलेशन गलत है, आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस ने क्या कैलकुलेशन करी है कि वो आते ही 100 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। आप अपनी कैलकुलेशन बता दीजिए। आप भी पिछले 10 साल से यहाँ शासन में थे, 10 साल के शासन में आप लोगों ने उत्तराखंड की क्या हालत करी है, कितना कर्जा लिया है और किस तरीके से हरीश रावत जी 2017 में उनको अपने पद से हटना पड़ा, जनता ने उनको नकार दिया। उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि हम आकर 100 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, तो भाई साहब आप मुझे कैलकुलेशन जरूर समझा दीजिए, मेरी भी जनरल नॉलेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पहली बात यह है कि हरीश रावत जी को जनता ने नहीं हटाया। वो जिस प्रकार के कुचक्र में फंस करके लोगों ने गुमराह होकर के जिस प्रकार से वोट दिया, मैं उस बात को, मैं यहाँ पे ज्यादा लंबी बात को नहीं खींचना चाहता। आज जनता उस बात को मानती है कि हाँ वास्तव में उस समय झूठ बोला गया था, और वो जनता आज पछता रही है, क्योंकि जब 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं तो जनता को समझ में आ रहा है कि हरीश रावत की सरकार होनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात को आज सरकार खुद मान रही है, तो इसलिए उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि हमने कोई गलत काम किए थे। या दूसरी बात आपने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड को हमने डिरेल किया या यहाँ पे जो काम नहीं किए, आज अगर प्रदेश में लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस के शासन में वो खुश रहे, संपन्न रहे, उनके साथ वो खुश, उनको हर तरह का रोजगार मिला, उनको हर तरह के स्वरोजगार में भी काम मिला, और उसके साथ साथ उनमें जो संपन्नता नजर आ रही थी, जो धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी, जो आज की सरकार की वजह से वो सब खराब हुई, बर्बाद हुई, उसकी वजह से उनको जो दिक्कतें हुई है, तो आप उसको ये करके दुष्प्रचार करने का काम ना करें कि कांग्रेस के शासन में सारी चीज गलत हुई। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, लेकिन इतना अच्छा हुआ है यहाँ पर जो चीजें हुई हैं, इस कांग्रेस को स्थापित करने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है। ये बात को आप भी मानते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी मानेंगे, और एक आदमी मानता है, सब लोग मानते हैं। इस बात पे आप दुष्प्रचार करके किसी प्रकार से जनता के बीच में गलतफहमी ना फैलाएं। आप अपने मुद्दों पर चुनाव लड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है अनिल जी और उमा जी, यहाँ पर अभी पीसी थपलियाल जी कई बार इस डिबेट शो का हिस्सा रह चुके हैं, और पीसी थपलियाल जी जब भी फ्री यूनिट बिजली देने की बात होती है तो उनके पास एक बहुत अच्छा तर्क है जो वो अक्सर देते हैं। मैं चाहूंगी कि थपलियाल जी जरा बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है, इसको कई बार आप नकार चुके हैं, और आपने कई बार कहा है कि जब उत्तराखंड कर्जे में है, भाजपा अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। हालांकि जब फ्री यूनिट बिजली की बात हुई थी तो भाजपा की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया था कि हम भी फ्री बिजली देंगे, तो कहीं ना कहीं फ्री बिजली का जो मुद्दा है ये काफी उत्तराखंड में चल रहा है। इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी कह रही है ये संभव है? देखिए मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी की मार, महंगाई की चोट, कमर तोड़ चोट जो जनता के ऊपर पड़ी है, और हिंदुत्व का कार्ड दिखाकर गुमराह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टॉफी दिखा रहे हैं जनता को, टॉफी दिखा रहे हैं पानी बिजली को फ्री करने की। अब बिजली का सवाल है, बिजली का सवाल में मैं ये बोलता हूं कि दिल्ली में पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में बहुत अच्छा जीएसटी कलेक्शन है जो यहाँ पे नहीं है, और लेकिन एक चीज है कि दिल्ली में जो बिजली सप्लाई थी वो बाहरी संस्था के द्वारा थी, प्राइवेट संस्था, प्राइवेट प्लेयर दिल्ली में, बंबई में सप्लाई बाहर से दे रहे हैं, और वो जो भ्रष्टाचार के तहत कमीशन देते थे सरकारी एजेंसी को, वो अनिल जी आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने उसको खत्म करके वो जो रिश्वत थी वो जनता में 200 यूनिट करके फ्री। मैं ये बोल रहा था कि जीएसटी कलेक्शन की बात मैंने नहीं कही है, जीएसटी कलेक्शन की बात नहीं कही है, मैंने कहा है वहां सरकार के पास इनकम ज्यादा है। इनकम जीएसटी के कारण है गुरुजी, बाकी कहां से इनकम आएगी दिल्ली में? खर्चे दिल्ली में पुलिस विभाग का खर्चा नहीं है, जो
ऐसे बहुत सारे विभाग है जिनसे इनकम नहीं है सरकार को, वो खर्चे भी वहां की वो राज्य सरकार के पास नहीं है, उनकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, जबकि सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास है। जीएसटी करके मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, मैं कह रहा हूँ जीएसटी आजकल राज्यों की मेन सोर्स है, हमारी जीएसटी सबसे कम है पूरे देश में। अब सवाल आता है कि जब उत्तराखंड में जो बिजली सप्लाई है ये सरकार के हाथ में है, यानी पावर कॉर्पोरेशन सरकारी है। अब ये सरकार जो पावर कॉर्पोरेशन जब 1 यूनिट भी बिजली, जब हरक सिंह रावत ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी तो मंत्री जी को स्पष्ट तौर से पावर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड ने कहा कि हम 1 यूनिट भी फ्री नहीं दे सकते, जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। किसके ऊपर? राज्य सरकार के ऊपर अलग है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ है, और उस कर्जे को दो पहले, और तब जाके हमें तुम प्रॉफिट में लाओ, तब जाके हम तुम्हें भी दे पाएंगे। क्योंकि एक सरकारी संस्था, मैं कहता हूं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के कहकर आए थे और उन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाया, तो केजरीवाल संस्थागत भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेगा जो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड में है? पावर कॉर्पोरेशन के जबड़े से बिजली को फ्री लेना असंभव है, असंभव। और इस चीज को उन्होंने आकलन नहीं किया और ऐसे ही जनता को झूठा वादा कर दिया कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, क्योंकि उत्तराखंड आज क्राइसिस में है। अगर आम आदमी पार्टी में थोड़ा भी सेंस होता तो ये कहते कि जो उत्तराखंड की बिजली यूपी खा रहा है, यूपी हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारे जो हाइड्रो पावर जनरेशन है टीरी डैम की, वो यूपी खा रहा है। लेकिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसी को कोई रुचि नहीं है। उमा जी, आप सहमत है थपलियाल जी की बात से? आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि यहाँ पर संभव नहीं है? क्योंकि थपलियाल जी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना कर्जा है, तो आम आदमी पार्टी के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिससे फ्री बिजली 300 यूनिट मिल जाएगी उत्तराखंड को? देखिए, मैं थपलियाल जी को सिंपली एक बात कहना चाहती हूँ, असंभव शब्द जो बार बार यूज करते हैं, क्या जिस समय आज से 17-75 साल पहले हमारे देश के क्रांतिकारी अंग्रेजों से हिंदुस्तान को आजादी दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय भी कुछ इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि ये चीज असंभव है। आम आदमी पार्टी की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, हम लोग असंभव शब्द पे कभी बात नहीं करते। और ये बात कि हम लोग कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, दिल्ली में भी हमने करके दिखाया है। दिल्ली में जब हमारी सरकार आई थी तब यही कहा गया था कि इतना बजट नहीं है। जिस समय केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वहां पर मुश्किल से लगभग 30,000 करोड़ का बजट था, और आज 5 साल बाद 60,000 करोड़ का बजट आम आदमी पार्टी वहां पर पेश कर रही है। पानी हमने फ्री दिया, उसके बावजूद जल निगम जो है वो हमारा पॉजिटिव में है। हमने बिजली फ्री दी है 200 यूनिट, उसके बावजूद हमें हमारा जो बिजली कॉर्पोरेशन है वो वहां पर पॉजिटिव में है। तो ये सब कैसे हुआ? तब वहां पर भी यही कहा गया कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। अरे दिल्ली एक शहर है, एक शहर का कंपेयर तुम इस भूगोल से कर रहे हो, पहाड़ के कितने बड़े के पात्र बन चुके हो, लोग हंस रहे हैं तुम पे, हंस रहे हैं। पहले क्यों बोल रहे हैं कि एक शहर है, हमारी 2022 में गवर्नमेंट आ जाएगी, दिल्ली एक शहर है आधा अधूरा बोलने के लिए, लेकिन आप पहले ये कहेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। आप हमें एक पूर्ण बहुमत दीजिए, एक मैंडेट दीजिए। दूरदर्शी नेता जानते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप क्यों नहीं टीरी डैम जो यूपी खा रहा बिजली, उस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ रहे फ्री में देने के लिए? मैं सिंपल एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर यूकेडी इतने ही ज्यादा दूरदर्शी थी तो आज यूकेडी बिल्कुल हाशिए पर नहीं होती। उत्तराखंड में 300 और 400 वोटों के बीच में आप लोग बुरी तरह से सिमट चुके हैं। आप लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है उत्तराखंड के बारे में। आप लोग बिल्कुल आम आदमी पार्टी पूरी तरह से नकार चुका है। आम आदमी पार्टी और भी हाशिए में सीटों पर अपनी जमानत। चलिए ठीक है थपलियाल जी और उमा जी, हम इस पर अभी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल बात हम कर रहे हैं कि चुनावी साल है और जिस तरीके से पार्टियां दावे कर रही हैं कि फतेह वही करने वाले हैं, हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना,
अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं चुनावी साल कौन कितना तैयार। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और सभी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि 2022 में उन्हीं की सत्ता होने वाली है। हालांकि ये जनता को तय करना है कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज, लेकिन फिलहाल जिन मुद्दों पर बात हो रही है कि कौन कौन से उत्तराखंड के वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए, जिन पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे भाजपा प्रवक्ता मधु जी का रुख कर लेते हैं। और मधु जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जिस तरीके से थपलियाल जी कह रहे थे कि हिंदुत्व की राजनीति करती है भाजपा यहाँ पर, शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रसार के लिए स्पेशली बुलाया जा रहा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जनता की हितों की करते हैं और इसमें क्योंकि देखिए सर्वधर्म जो हमारा है वसुधैव कुटुंबकम का धारा, उसी को लेकर चलते हैं। आज अगर आप कहें कि पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का प्रथम व्यक्ति माना जा रहा है कि जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, तो क्या इसके लिए माना जा रहा है मैडम बताएंगी? ऐसा झूठ ना बोलना, खाली अपने मुंह में मिठू ना बने। निवेदन है टीवी का प्रचार झूठ के लिए ना करें। आपने अरे मैडम आके मुख्यमंत्री चमचागिरी करते मीडिया में अगर आपने नहीं देखा होगा, नहीं आपके मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा तो क्या कह सकते हैं? पूरा विश्व कौन बीच में बोल रहा है बताइए ना। पूरा विश्व झूठ ना बोले, झूठ ना बोले, झूठ बोलने के लिए आपके केंद्रीय नेता बहुत है। अनिल जी आपसे आपको उत्तराखंड की बात करनी है, पूरा विश्व देख रहा है। देखिए अब उसमें मैं अब उससे कह रहा है, अब आप उसको आंकड़ों को नकारना चाहते हैं तो आप उसको नकार सकते हैं। आंखें अब आपके पास चश्मा नहीं है जिस चश्मे से भाजपा के बड़े नेताओं के आंकड़े हैं। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या पता कोई स्पेशल चश्मा है। पूरी अन्य दल चाहे कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यूपी सपा हो, बसपा हो, कोई भी दल यहाँ पूरे खंड में कहीं भी किसी भी रूप में यहाँ जनता के बीच में नहीं है। ना जनता तोड़ जवाब देगी, मुझे पूरी ये उम्मीद है। ठीक है मधु जी, जरा मुझे ये बता दीजिए कि आपको नहीं लगता कि देवस्थानम बोर्ड की वजह से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देवस्थानम बोर्ड का हमारे जी अभी यहाँ पर केदारनाथ में आए, आपने देखा होगा रिकॉर्ड जो हमारे पहले की अगर आप देखेंगे जो श्रद्धालु थे, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आए। तो कहने का तात्पर्य कि
माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग करें उत्तराखंड के आपदा के बाद। आपके नेता की पूछना चाहूंगी, हमारे अनिल जी बैठे कांग्रेस इनकी जो सुप्रीम मधु जी फिलहाल आप अनिल जी से सवाल मत करिए, मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिए। आपदा के बाद कई बार यहाँ कोई देखने आए, कभी दौरा किया, कभी इन्हीं जो आपस में जो इनके कार्यकर्ता है कभी उनके हालचाल पूछे? कुछ नहीं। अगर न कांग्रेस है जब अपने ही आपस में, मेरा निवेदन है टीवी को झूठ का माध्यम ना बनाए, के न्यूज को झूठ का माध्यम ना बनाए, मेरा निवेदन है। अनिल जी, ये आपका गोदी मीडिया नहीं है, यहाँ पर झूठ न चलाए। आपके नेताओं की आपस में ही सहमति नहीं। मैडम राहुल जी माननीय हरीश रावत जी केदारनाथ में क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपके पिता कुछ मधु जी रुक जाइए, मधु जी जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जिस तरीके से आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, एकजुटता आप में भी नहीं है, भाजपा में भी नहीं है। माननीय केजरीवाल जी पहले अपना दिल्ली संभाल लें, जो कांग्रेस की पार्टी पहले अपने राज्यों का हाल देख लें, उसके बाद उत्तराखंड में करें। उत्तराखंड बहुत ही पूरी विकास की ओर दौड़ रहा है। आप देखेंगे पूरी रेलवे लाइनें बिछ रही हैं और इधर रोड बन चुकी है, चारों तरफ विकास ही विकास। और हमारा जो चाहे वो कार्यकर्ता हो, हमारा मधु जी आप मुझे सुन पा रही है क्या? जनता के बीच में रहता है। मधु जी आप मुझे सुन पा रही है क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी मधु जी मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं काफी देर से पूछ रही हूँ कि देवस्थानम बोर्ड को जिस तरीके से हक हकूकदारी पंडा पुरोहित इतने टाइम से आंदोलनरत है, वो कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं इन पर बात करेंगी आपकी नहीं करेंगी? देवस्थानम बोर्ड पर फैसला कब आएगा और आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए इसको लेकर पूरी कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही निर्णय आ जाएगा। दूसरा जहां तक जो आप कहना चाहती, पूरा आप उत्तराखंड के पूरे विकास की पूरे अगर रेलवे लाइन जा रही है, ऑल वेदर। हाँ मधु जी ये तो आप काफी कुछ गिना चुकी है, लेकिन जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन पर भी बात करें। अगर मैं कहूँ कि सौभाग्य योजना के तहत अगर बिजली पहुंची है, गांव बिजली पहुंचाई है, तो किसने पहुंचाई है? और केवल हमारी सरकार ने पहुंचाई है। चलिए ठीक है, 2022 में सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं चुनावी साल की, और जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं और हर पार्टी ये दावा कर रही है कि 2022 में सत्ता पर वही काबिज होने वाले हैं। हालांकि ये जनता तय करेगी कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।